सोचो दिल ना होता तो क्या होता। दिल अगर ना होता तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठा होता, शायद आप वहां से बैठकर देख ना रहे होते, क्योंकि दिल है तो हम हैं और हम हैं तो फिर ये जहां है। वैसे दिल के बिना हमारा बॉलीवुड भी बहुत अधूरा है, क्योंकि दिल से इतने सारे गाने जो बने। आपको बता दें कि आज इस पॉडकास्ट में हम बातें करेंगे दिल से जुड़ी हुई और दिल से। रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूं आरजे विशाल आपके साथ में, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनसे जो आज मैं बातचीत करने वाला हूं वो मुझे लगता है कि हर किसी को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में ना हम काफी कुछ बदल चुके हैं। पहले के जमाने में और अब के जमाने में काफी कुछ बदल चुका है, और ऐसे में जब बात दिल की आती है तो ख्याल थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। सर, मैं चाहता हूं कि प्लीज एक बार अपने बारे में जो लोग देख रहे हैं आपको प्लीज उन्हें बताएं। Hi Vishal, me myself Dr. Abhishek Vikram Singh. I am an intervention cardiologist. I have started Infinity Care Hospital in Varanasi. Thank you for calling me. सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिकॉज आई नो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है आपका, बिजी शेड्यूल के साथ बहुत सारे कमिटमेंट्स भी होते हैं आपके। बट आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वो कुछ ऐसी बातों के बारे में हम बात करना चाहते हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जब बात दिल की आती है तो आजकल के टाइम में चाहे सोशल मीडिया हो चाहे रियल वर्ल्ड हो, हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दिल की बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही है। हार्ट अटैक्स बड़े कॉमन हो गए। तो मिथ्स ऑफ हार्ट अटैक्स क्या है, कि हार्ट अटैक से जुड़े हुए जो मिथ्स है वो क्या है, वो इसके बारे में प्लीज हमें बताइए। विशाल, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मिथ ये है कि इफ यू हैव सिक्स पैक यू आर हेल्दी। हाँ, राइट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आदमी को ऐसा लगता है कि वो सिक्स पैक लिया है और उसके बाइसेप स्ट्रांग है और शोल्डर स्ट्रांग है तो वो बहुत ही फिट है। राइट। मेरे हिसाब से फिटनेस शरीर से नहीं, वो मुझे लगता है वो प्रेशर है एक बंदे के ऊपर टू क्रिएट दैट फिजिक। वो बहुत बड़ा स्ट्रेस लेके चल रहा है कि उसे एक फिजिक मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है यंगस्टर्स आज के एज में, आज के जीवन में सबसे बड़ी चीज जो लेके घूम रहे हैं उसे बोलते हैं स्ट्रेस। किसी को जॉब को लेके है, किसी को फैमिली को लेके है, किसी को गर्लफ्रेंड को लेके है, किसी को अपने फ्यूचर को लेके परेशान है जी। मेरे हिसाब से स्ट्रेस लेवल एक बहुत बड़ा कारण है जो हम सब के जीवन में धीरे धीरे इनग्रेव करते जा रहा है, जिसके वजह से बहुत से इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर होते हैं, जिसके वजह से आदमी स्ट्रेस की वजह से खाता बहुत है, ओबेसिटी को बढ़ाता है। ओबेसिटी को बढ़ने की वजह से धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर हर तरह के डायबिटीज और हाइपर डिस्लिपिडीमिया जिसे हम बोलते हैं, ये दोनों चीज धीरे धीरे बॉडी में अंदर घुसने लगती है जी। आर्टरीज को चोक करने लगती है, ओबेसिटी और डिप्रेशन को बढ़ाती है और धीरे धीरे हम खराब होने लगते हैं। मेरे ख्याल से एज ए यंगस्टर जो मुझे लगता है कि आज के डेट में हर यंग को द साइलेंट किलर दैट इज द कोलेस्ट्रॉल, द ओबेसिटी, राइट, द स्मोकिंग व्हिच इज वेरी कॉमन, ये तीनों चीज मैंने देखी है जो आदमी को बहुत साइलेंटली किल करते जा रहा है। ओके सर, एक चीज है जो हार्ट के ऐसे दो दुश्मन हैं जिनके नाम हम रेगुलरली सुनते हैं और बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए। एक तो कोलेस्ट्रॉल है, दूसरा है ब्लॉकेज। सो प्लीज इसे थोड़ा इलैबोरेट करिएगा कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज कैसे इंटर रिलेटेड है या फिर क्या है ये। देखो, मेरे हिसाब से विशाल, साइलेंट किलर मैं लिपिड को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिपिड एक ऐसी चीज है जो हमें मतलब अवेयर ही नहीं उस चीज को हम चेक कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। एज ए यंगस्टर हमको कहीं ना कहीं अगर लगता है कि हमारी ओबेसिटी ज्यादा है, हम 40 क्रॉस कर चुके हैं, जो बाहर की आज के डेट में इंश्योरेंस लेवल पर सबका कोलेस्ट्रॉल लेवल, सबका हार्ट लेवल चेक इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसको हार्ट की बीमारी किसी को नहीं पता। राइट। कोलेस्ट्रॉल लेवल में अगर मैं कहूँ तो एक एलडीएल करके होती है, जी मात्रा होती है। अगर एलडीएल की मात्रा जितनी कम रहेगी हमारे अंदर चांसेस ऑफ नए प्लाक और नए ब्लॉकेज बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। राइट। कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी एक मिथ है कि भाई कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम केवल तेल और वो करें। एक्चुअली में जो हमारा इनटेक और आउटपुट का बैलेंस है, अगर हम उसको बैलेंस करें तो हम कोलेस्ट्रॉल क्या, हम अपनी फिटनेस से ज्यादा, मतलब बहुत, मैंने दो तरह के लोग देखे। एक वो लोग हैं जो एकदम ही ध्यान नहीं देते अपनी सेहत पे, और एक वो लोग हैं जो अपने आप को ओवर ध्यान देते हैं।
जी। और वो ओवर ध्यान देने वाले एक स्ट्रेस के शिकार बन जाते हैं। राइट। जो कम ध्यान देते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से परेशान हो जाते हैं, वही जाके आगे जाके बीमारियां बनती है। मतलब ये भी एक टेंशन है कि आपको कम ध्यान भी नहीं देना है और आपको ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है कि आप इतने ज्यादा आप हमेशा उस चीज को लेकर स्ट्रेस में रहो। ये बात बिल्कुल सही कही आपने, बिकॉज मैंने देखा है कई सारे लोग जो है वो इस चीज का बहुत ज्यादा, जैसे मैं आपको एक अपने फ्रेंड की बात बताता हूँ। एक दिन वो मेरे घर पे रुका हुआ था, अचानक रात में 2 बजे मेरे को कहता है कि भाई मेरे को सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, ये वो। मैं भी डर गया, मैं भी कहा कि यार मैं इतनी रात में क्या करूँ। और फिर जैसे हम बाहर निकले, थोड़ा दूर मैं गया उसे लेकर के, मुझे लगा इमरजेंसी में जाकर इसे दिखाता हूँ। कहता भाई ठीक हो गया, अब मैं एकदम सही हूँ। तो मतलब ये एक, और उसे ना बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे उसने ऐसे देखे हुए थे सोशल मीडिया पर, जहाँ पर लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोग तुरंत गिर जा रहे खड़े खड़े, कोई बैडमिंटन खेलते हुए, कोई जिम करते हुए। तो ऐसा उसको एक कह सकते हैं ना कि उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई। हाँ विशाल, ये बात बिल्कुल सही बोली तुमने, बट रियलिटी है विशाल की मेरे पास बहुत लोग यंग पेशेंट्स आते हैं मेरे पास ओपीडी में, और वो बेचारे परेशान रहते हैं कि मतलब मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। जी। और चेस्ट पेन मेरा कम नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, उसे कैसे कम करूं मैं? तो मैं उन्हें बार बार समझाता हूँ कि यार लुकिंग एट योर एज, यू आर जस्ट 30, यू आर 25, 35। मैं कहा इस एज में तुमको चेस्ट पेन कैसे हो रहा है? फाइनली उनको जब काउंसिल करके समझो तो वो उनके लिए कोई ट्रिगरर होता है। मतलब उन्होंने कोई बुरा सुन लिया किसी को जाते हुए, या किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, तो वो बेचारा अपने ऊपर ले लेता है कि यार मेरे साथ भी ये हो रहा है। और उस चक्कर में क्या होता है, वो इतने स्ट्रेस में आ जाता है कि मुझे जब वो ट्रिगरर उसे फील होता है, और ट्रिगरर मतलब ऐसा भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, बॉस की डांट भी हो सकती है। वो कोई भी एक प्रेशर को फील करता है तो उसको वो चेस्ट पेन होना शुरू होता है जी। तो चेस्ट पेन है डिफरेंस, जो मैं एक लेमैन टर्म में अगर समझाऊं तो चेस्ट पेन अगर प्रिकिंग टाइप है, मतलब चुभन जैसी हो रही है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, दैट इज नॉट कार्डियक चेस्ट पेन। जो कार्डियक चेस्ट पेन होता है ना, वो ऐसा होता है कि अगला खुद दौड़ के भागेगा अस्पताल में। जो कार्डियक चेस्ट पेन होता है ना, वो हैवीनेस के साथ होता है। जो कार्डियक चेस्ट पेन होता है ना, व्हेन यू लिफ्ट एनीथिंग हैवी, यू वॉक अप स्टेयर्स, या अपनी बॉडी को जब आप एक्सर्ट करोगे तो वो हैवीनेस जैसी फील होगी। जो डेफिनेशन है वो हार्ट की, वो अलग अलग है कि सबको ने बहुत पहले पढ़ रखा था कि हाथ में आता, हाथ में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है। राइट। वो आज के डेट में थोड़ी चेंज हो गई है। आज के डेट में बैक में पेन होता है, जॉ में रेडिएट करता है। तो वो बहुत मुश्किल है। मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाहता हूँ कि अगले को दर्द हो तो अगला फिर परेशान हो के मेरे पास आए, बट रियलिटी ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि यंगस्टर ये बात समझ ले कि प्रिकिंग टाइप चेस्ट पेन, या वो चेस्ट पेन किसी ट्रिगरर या कोई चीज टेंशन की वजह से वो अगर चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो यार भाई हार्ट का पेन नहीं है, स्ट्रेस मत लो, उसके लिए वर्कअप करो, ट्राई टू रिजॉल्व दैट स्ट्रेस कॉजिंग थिंग, अपने आप वो चेस्ट पेन रिजॉल्व हो जाएगा। एंड आई थिंक आपने अभी जो बात की ना, इसे देखकर काफी सारे लोगों को ये रिलैक्स फील हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ चुकी है। वेल, अगला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि कब हमें एंजियोग्राफी जो है वो करानी चाहिए? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी है जो तुरंत कहते हैं एंजियोग्राफी करा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो कब सही तरीका है और कब हमें ये लगे कि मतलब कब हमें ये रियलाइज हो कि भाई नहीं, अब हमें ये करा ही लेना चाहिए? आपके हिसाब से व्हेन इज द राइट टाइम? देखो, यंगस्टर्स के अंदर मैं तो मिथ हटाने के लिए भी कभी बार सीटी एंजियोग्राफी करता हूँ। जो एक मिथ है ना कि एंजियोग्राफी करना चाहिए या सीटी एंजियोग्राफी करना चाहिए, बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि एंजियोग्राफी में आप कैथ लैब के अंदर जाते हो, आप टेबल पे लेटते हो, और एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, और अंदर जाके हार्ट को आइडियल गोल्ड स्टैंडर्ड वे में चेक करता हूँ। लेकिन बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मुझे लगता है कि ये कार्डियक नहीं है, करेक्ट? तो अगर मुझे ये लगता है कि ये कार्डियक पेशेंट नहीं है तो उनको मैं डायरेक्ट काउंसिल करता हूँ कि एंजियोग्राफी की तरफ जाओ। लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको मुझे लगता है कि कार्डियक पेशेंट नहीं है, तो उनसे मैं कहता हूँ कि अब वो देवर परसिस्टेंट कि मुझे चेस्ट पेन है, नाउ डेज यू हैव टू रूल इट आउट। अगर आप रूल आउट नहीं कर रहे हो तो वो परेशान रहेगा बेचारा, और उसे लगेगा कि मेरा चेस्ट पेन तो डॉक्टर साहब ने रिजॉल्व ही नहीं किया। उस सिचुएशन में उस बेचारे को मुझे सीटी एंजियो करना पड़ता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक सीटी स्कैन की मशीन में जाके होता है जी, और एक में हम कैथ लैब के अंदर करते हैं जी। दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिसाल समझाना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा मिथ है जो लोग समझ नहीं रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम समझ लेते हैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट कि इसको एंजाइना हो रहा है, तो उसमें सीटी एंजियो और नॉर्मल एंजियो में डिफरेंस ये है कि कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है दोनों में। दोनों में कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है।
हमारे वाले जो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट जब हम करते हैं तो मिनिमम कॉन्ट्रास्ट में करते हैं, लेकिन जब सीटी करते हैं तो 100 ml कॉन्ट्रास्ट मिनिमम जाएगा ही जाएगा। ओके। दूसरी चीज, अगर मैं ये कहूँ विशाल कि किसी को मैंने एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी करी और सीटी एंजियोग्राफी में वो 50% का ब्लॉक आया। जी जी। इमेजिन करो अगर वो 50% का ब्लॉक आया, और सीटी इज नेवर गोल्ड स्टैंडर्ड। आज भी उसमें कई बार ऐसा देखा गया कि 50% रहे, वहां पे 100% ब्लॉक निकलता है, 30% ब्लॉक यहाँ था, वहां पे 70% ब्लॉक निकलता है। तो वो दैट इज वाई इट इज नॉट गोल्ड स्टैंडर्ड। आप अगर आप ऐसे समझो कि आरटीपीसीआर टेस्ट याद है कोविड में जब हम जो किट टेस्ट करते थे तो जब हम किट टेस्ट करते थे तो किट टेस्ट को करने के बाद फिर हम क्या करते थे, आरटीपीसीआर करते थे। किट टेस्ट नेगेटिव आ गया, फिर हम आरटीपीसीआर करते थे, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आया तो फिर हम सीटी स्कैन करते थे, ताकि सीटी स्कैन में क्यों खराब आ रहा है फिर। तो अल्टीमेटली स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्ट होते हैं, उसमें जो कोरोनरी एंजियोग्राफी जो कैथ लैब में एक कार्डियोलॉजिस्ट करता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसमें क्या है कि आप 2 बार डाई क्यों दोगे कि एक बार सीटी एंजियोग्राफी में 100 mg करो फिर उसके बाद वो करो, क्योंकि आज के डेट में एंजियोग्राफी कोई बड़ी चीज है ही नहीं। इट इज जस्ट अ 5 मिनट थिंग टू चेक। फिर भी मैं यंगस्टर जो मुझे डाउट लगते हैं, जो जिनमें मुझे डाउट लगता है कि यस हमने ट्रेडमिल टेस्ट किया वो पॉजिटिव है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव है, अब तुम ऊपर एंजियो करो जी। अगर मुझे वो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है, चुभन हो रहा डॉक्टर साहब, चुभन हो रहा डॉक्टर साहब, और एक यंग पेशेंट बार बार मुझसे अगर, तो मैं कहता हूँ भाई सीटी स्कैन कर लो जी। क्योंकि अगर वो 30-40% पकड़ा तो फिर मुझे करना तो वही पड़ेगा। तो बेसिकली उसको डबल डाई खानी होगी, डबल टेस्ट कॉस्ट पड़ेगी, और अल्टीमेटली करना तो गोल्ड स्टैंडर्ड ही पड़ेगा, विच इज कैथ लैब की कोरोनरी एंजियोग्राफी। ओके। अच्छा, एक चीज है कि जब हार्ट अटैक की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब हार्ट अटैक आता है, फॉर एग्जांपल वो टियर 2 टियर 3 सिटी में रह रहे हैं, तो वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए तुरंत सबसे पहले वो बड़े शहरों में भागते हैं, प्राइमरी शहरों में भागते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई। ऐसे में क्या डिफरेंस है ऑफ ट्रीटमेंट इन टियर 2 टियर 3 सिटीज एंड प्राइमरी सिटीज जो है? देखो ऐसा समझो आपकी हार्ट अटैक एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग किताबों में पढ़े हैं कि डोर से लेके नीडल तक, मतलब पेशेंट रिसीव हुआ और एंजियोग्राफी के नीडल तक का जो टाइम है वो बंधा हुआ है 90 मिनट। ओके, ठीक है। तो बाहर के प्रोटोकॉल ये होता है कि जैसे हार्ट अटैक हुआ तो अगर कोई नर्सिंग स्टाफ भी रहता है तो वो अपने साथ लेके जाता है कि अगर दूर में है, हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लगेगा तो उसको तुरंत ही थ्रोम्बोलाइज कर दिया जाता है। वो खून पतला करने की दवा होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है अगर इंडियन लैंग्वेज में बोले तो, बट वो अगर दे दिया तो आपने कहीं ना कहीं पेशेंट को बचा लिया, क्योंकि आपने क्लॉट खोल दिया। तो जो फटा हुआ प्लाक है जिसके बावजूद भी आपका फ्लोइंग आर्टरी हो जाती है, तो चेस्ट को रिलीफ मिल जाता है और आपको टाइम मिल जाता है कि आप पेशेंट को किसी भी प्राइमरी अच्छे हेल्थ मतलब कार्डियक सेंटर पे ले जाके उनका एंजियोग्राफी और प्लास्टी करा पाए। दूसरा होता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, मतलब अगर कोई बड़े सेंटर जैसे अब सेंटर्स हैं इंक्लूडिंग माइन, सॉरी नहीं, बिल्कुल जो कार्डियक सेंटर वो सेंटर जो कार्डियोलॉजिस्ट 24/7 अवेलेबल हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर अक्यूट हार्ट अटैक है विदाउट हार्ट फेलियर या जो भी, तो हम लोग अक्यूट हार्ट फेलियर का अगर पेशेंट है तो उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को तुरंत ही एंजियोग्राफी के लिए ऊपर कैथ लैब ले जाते हैं, और जो ब्लॉक्ड आर्टरी 100% हार्ट अटैक मतलब 100% आर्टरी बंद है। ओके। जो चलता हुआ दिल है जो 24 घंटे चलता है, उसकी सप्लाई जो है उसको चलने के लिए चाहिए 2 सेकंड और रुकेगा वो और आप जमीन पे हो गए, क्योंकि उसने ब्रेन को सप्लाई ही नहीं दी। तो जो चलती हुई चीज है जो बचपन से लेके आज तक लगातार चल रही है और जिसे 2 सेकंड की छुट्टी नहीं है, उसकी खुद की जब सप्लाई अगर बंद हो जाए तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। और वो बंद हुई तो वो तो चिल्लाएगी, बिकॉज उसको चलना है, उसको तो चलना काम है, और वो पेन करेगी। वो पेन करेगी तो हमें जितना जल्दी उसको ऊपर लेके गए कैथ लैब में एंजियोग्राफी करके उस ब्लॉक्ड आर्टरी को जितना जल्दी खोलेंगे उतना ही जल्दी ही दिल खराब नहीं होगा, क्योंकि जितना आप डिले करोगे वो पेड़ की तरह सूखता जाएगा। ओके। तो हमें उसे तुरंत, अब पेड़ एक बार सूख गया तो अब कितना भी हरा पानी डाल दो वो पेड़ वापस से हरा होने में समय लेगा, और हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल सही बात। इन द सेम वे अगर हार्ट चलता हुआ एग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग चल रहा है, वो उसको सप्लाई बंद है और आपने जितनी जल्दी उसकी सप्लाई कर दी उतना जल्दी ही, अगर कुछ और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो उतना ही जल्दी उसको सप्लाई मिल जाएगी और हार्ट वापस से वो हरा हो जाएगा, और धीरे धीरे आपकी जो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो जाते हैं। पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर रहती है, बिकॉज हार्ट खराब होने से पहले ही आपने पकड़ लिया उसे और खोल दिया उसे। तो इस प्रचलन को बाहर में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जो बाहर में होती है। और अब
वाराणसी में भी अच्छे सेंटर्स कर रहे हैं। बिल्कुल, एंड इन्फिनिटी केयर इज वन ऑफ देम, लेट मी टेल Thank you so much. बिकॉज मैं पर्सनली वहाँ पर गया हूँ, मैं पर्सनली आपके हॉस्पिटल में मैंने देखा भी है, और मेरे भी फैमिली के कुछ लोग हैं वहाँ पर, ट्रीटमेंट हुआ है वहाँ पे। Thank you. सो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आजकल एक रील बड़ा वायरल हो रहा है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे हैं रील्स जो वायरल हो रहे हैं कि एस्प्रिन आप अपने पास तुरंत रखो और कभी भी ऐसा कुछ होता है तो तुरंत उसे खा लो। तो कितनी सच्चाई है, क्या ये सही है, और क्या आप एस्प्रिन ही रखना चाहिए या उसके साथ कुछ और? तो इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। हाँ, इट इज एब्सोल्युटली राइट एंड वेल सेड कि एस्पिरिन रखना चाहिए। और एस्पिरिन का एक लोडिंग डोज है जो हमारी किताबों में हमें पढ़ा है, उसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। उसका डेफिनेशन में यह है कि अगर किसी भी स्टेमी को अगर हार्ट अटैक को एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है तो उसमें क्लोपिडोग्रिल 3 तरह की दवाइयां होती हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल का हाईएस्ट डोज 80 mg, ओके, क्लोपिडोग्रिल या फिर और ब्लड थिनर्स जो कि 300 mg और इकोस्प्रिन 300 mg, ये तीनों टैबलेट ढेर सारे एक साथ खिलाए जाते हैं कि मैक्सिमम क्लॉट को हम डिसॉल्व कर पाएं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पाएं। ओके, बट एज अ लेमैन टर्म बोलूं तो इकोस्प्रिन इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन कैरी इट विथ एक सॉर्बिट्रेट करके भी गोली होती है, उसको भी लेके चलना चाहिए। 2 गोलियां हैं, पर्स में अपने रखे रहिए। इफ यू हैव रिकरेंट एंजाइना, आप हार्ट पेशेंट हैं, तब एज अ यंग पेशेंट मैं कहूंगा कौन कौन लेके कैरी चलेगा, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज फिजिबल। बट एज अ हार्ट पेशेंट, इफ यू नो दैट यू आर अ हार्ट पेशेंट एंड दिस एंड दैट, देन यू शुड कैरी सॉर्बिट्रेट गोली जो जीभ के नीचे रख के आपको एटलीस्ट आराम मिल जाएगा। मेरा तो यही कहना है कि अगर हार्ट का पेशेंट को अगर एंजाइना होता है तो वो एफर्ट कम, मतलब अगर उसे 2 फ्लोर चढ़ना भी है तो रुक रुक के चढ़े, और अगर कहीं भी हो तो सॉर्बिट्रेट गोली रखे और आराम से बैठ जाए तो उसका हैवीनेस कम हो जाए। जी। अच्छा, एक और चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि चर्चाओं में, वो है हमारी लाइफस्टाइल। What do you think that how much is our lifestyle is hampering our heart, या फिर हमारे जो हार्ट डिसीज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से? और कौन कौन से ऐसे मेजर रीजंस हैं हम जो आजकल आप लाइफस्टाइल देख रहे हैं यंगस्टर्स में या फिर लोगों में? तो मैं तो कहूंगा यंगस्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जी कि हेल्थ पे अपना ध्यान दें, फूड हैबिट्स पे ध्यान दें। राइट। ईटिंग हैबिट्स इतनी खराब हो चुकी है ना कि मैं खुद परेशान रहता हूँ, मेरे घर में भी लोग हैं, तो हम लोग पैक्ड चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ओके। जितनी पैक्ड चीजें हैं उनके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे चिप्स हो गए आपके, नमकीन हो गए आपके, ये जितने भी ऐसे पैकेट फूड्स हो गए। ओके। इवन मिल्क। ओके। ऐसा नहीं है कि दूध आप सोचो ना, गाय की आज दूध निकालो, उसे रख लो, वो कुछ देर में फट जाती। ऐसा क्या उसमें मिला है कि वो दूध फट नहीं रही? बिल्कुल सही बात है। तो रियलिटी तो ये इवन मिनरल वाटर, मैं तो कहूंगा कि आरओ वाटर प्लांट पी ले, आरओ वाटर से आदमी पानी पी ले, वो ज्यादा बेहतर है रेदर देन पैक्ड वाटर, क्योंकि पैक्ड वाटर में भी पेस्टिसाइड है ना। ऐसा क्या है उस पानी में 6 महीने खराब नहीं हो रहा? Right. तो बहुत सी चीजें जो 6-6 महीने के लिए बचा दी गई हैं, वो हम लोग क्या देख रहे हैं? वो रीजन यही है कि वो पेस्टिसाइड्स है, और उसकी ही वजह से क्या हमारे शरीर में अब धीरे धीरे इंटीग्रेशन हो रहा है। क्यों डायबिटीज, कार्सिनोमा, इतना ज्यादा हार्ट अटैक, यू नेवर नो। मतलब इसका कोई डेफिनेट लाइन नहीं है कि मेरे हिसाब से ईटिंग हैबिट सुधार दे आदमी तो आदमी की और ईटिंग हैबिट सुधर जाएगी। जैसे आज इजीली, पहले के जमाने में हम लोग इतनी मेहनत करके 2 रोटी पाते थे, हमारे पूर्वज के पूर्वज गांव खेती करके तब जाके 2 रोटी पाते थे। यहाँ चावल मिल जाती थी, आज वो चावल, आज रोटी बननी कितनी बड़ी बात है। आज के डेट में 2 मिनट के अंदर एक स्विगी करो और तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। अब अगर स्विगी करके तुमको बर्गर मिल जा रहा है तो तुम काम कब करोगे? बिल्कुल। तो व्हाट हैज हैपेंड इज कि आवर फिजिकल एफिशिएंसी हैज गॉन वेरी डाउन एंड आवर ईटिंग हैबिट्स हैव गॉन वेरी बैड। तो उसके चक्कर में ही जो हमारी बॉडी है वो पिस रही है। इन दोनों को अगर हमने संभाल लिया तो हमारी लाइफ ऑब्वियसली बेटर रहेगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यस कि मैं एनीबॉडी हु इज परमानेंट, बट ये कहूंगा कि हाँ, इफ यू बैलेंस योर डाइट विथ योर फिजिकल एक्टिविटी यू विल हैव अ बेटर लाइफ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ, एंड यू विल हैव लेस डिजीज, आई वुड से। ओके। एक चीज़ और है कि जब दिल की हम बात करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल जो स्मोकिंग को एक स्टाइल स्टेटमेंट मानते हैं, तो आपके हिसाब से इज स्मोकिंग रियली इफेक्टिंग आवर हार्ट, या फिर ये सिर्फ उन स्मोकर्स के लिए बात नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं स्मोक कर रहा हूँ और मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है, तो क्या उसके लिए भी उतना ही वो हानिकारक होगा? हाँ, एक मेरे विशाल, तुमने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई जी। एक बार मैंने कहा मैंने ऐसे ही, मेरे गुरुजी थे दिल्ली में जी, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो कार्डियोलॉजी
न्यूरोलॉजी में गुरुजी थे, तो उनसे बात हुई मेरी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा सर स्मोकिंग के लिए उस टाइम में कैसे देखा होगा कि स्मोकिंग का रिलेशन कैसे है। जी जी जी। तो वो गुरुजी ने मुझे ये बताया कि बोले यार कैथ लैब में ही थे, पेशेंट को एंजियो किया और 2 मिनट उसको 2 पफ दिया, फिर एंजियो किया। तो मैंने कहा सर हाउ डू यू मतलब व्हाट डिड यू फाइंड? तो वो बोले यार जो पाइपलाइन 2 इंच की थी वो आधी इंच की हो गई थी, एक 2 स्मोक के पफ से। मैं कहा अरे सर क्या बात कर रहे हो। तो देयर आई रियलाइज कि स्मोकिंग का रिलेशन तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो एनी एडिक्टिव ड्रग्स, वो भी जितने भी ड्रग्स है ना, वो भी यही करते हैं, दे हैव वेरी डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कॉन्ट्रैक्शन द हार्ट कोरोनरीज, जिसमें हम स्टेंट डालते हैं, उसकी पाइपलाइन को वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता, साइज छोटी कर देता, वो सप्लाई हार्ट की कम हो जाती है। और इतनी तेज हार्ट चल रहा था, इसीलिए देखो स्मोकर्स के हार्ट रेट तेज होते हैं। राइट राइट। उनके हार्ट रेट पल्स रेट हमेशा तेज चलती है, तो जब ज्यादा चलेगा तो ज्यादा इंजरी रहेगी, तो और इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। तो स्मोकिंग का तो डायरेक्ट रिलेशन है, स्मोकिंग इज नेवर गुड। ओके अच्छा, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर की बात करें तो इसको लेकर भी लोगों के मन में एक बहुत डर रहता है, तो इसके बारे में प्लीज हमें बताइए। देखो डरता तो मैं भी हूँ, ये तो मुझे भी हो सकता है, बट रियलिटी ये है कि मैं अर्जुन की छाल पी के अगर मैं ये कहूँ कि मेरा हार्ट ब्लॉक ठीक हो जाए, तो ये सच बात तो नहीं होगी। राइट राइट राइट। सच बात तो यही है ना कि दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, एक अभिनेता हैं कपिल देव का खुद 40 स्कॉट्स में लगा था, मैंने जितने बड़े लोग हैं वो क्यों स्टेंट लगा रहे हैं? मनमोहन सिंह का 2 बार बाईपास क्यों हुआ? जी। अगर सब कुछ खराब ही है तो इनके साथ क्यों नहीं खराब है? राइट राइट राइट। ये क्यों करा रहे हैं? बिकॉज वो सही चीज है, मेडिकली करेक्ट है, अप टू डेटेड है जी। उसको अगर हम मिथ बना देंगे, उसको हम रॉन्ग समझेंगे, तो हम अपने बॉडी और अपने साथ वी आर जस्ट बाइंग टाइम, देन वी आर नॉट गेटिंग द ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ट्रीटमेंट और सोल्यूशन दोनों में फर्क है। मतलब इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन, मेरे को 90% लोग बोलते हैं कि सर ब्लॉकेज दवा से नहीं ठीक हो जाएगी। तो मैंने उसे बोला भाई मैं 7 करोड़ की मशीन ऐਵੇਂ ही लगा रखी है, मैं भी दवा का दुकान खोल के बैठ जाता हूँ। बिल्कुल सही बात है, और क्या, दवा की दुकान बैठ जाता हूँ ना भाई, क्या जरूरत है मुझे क्योंकि मैं जबरदस्ती लोगों को स्टेंट लगाऊं। राइट राइट राइट। रियलिटी ये है कि जब मेरे घर में भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो डलेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू सेव योर हार्ट, ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर और अच्छा जी पाओ। दवा के साथ आप उसकी डिजीज में ब्लॉकेज बढ़ेगी, याद रखना। देखो विशाल में क्लियर का ब्लॉकेज की जो हम दवाई लेते हैं कोलेस्ट्रॉल की, चाहे खून पतला करने की, चाहे ब्लड, चाहे बीपी या शुगर, हम जब कंट्रोल करते हैं तो हम प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को स्लो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कल 80% था ब्लॉकेज था और मैंने इतनी दवाई खा ली तो वो 60% पे आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मिथ। वो 80% पर ही रहेगा, लेकिन हाँ, वो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से थी तो वो 20 किलोमीटर पे आ जाएगी, ताकि वो तुम्हें इतना टाइम मिल जाए कि तुम उसे अपने आप को डिसीजन ले पाओ कि आगे जाके तुम्हें कोई प्रोसीजर कराना है या नहीं कराना। राइट राइट। जो आज जो 30% है वो आगे जाके 80% होगा ही होगा, वो सबके साथ होगा, बट रियलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है वो। क्योंकि एज इटसेल्फ, एनवायरनमेंट इटसेल्फ, खाना, हवा, सांस, सब चीज तो पोल्यूटेड है। सो विद इंक्रीज पॉपुलेशन वी आर एक्चुअली किलिंग आवरसेल्फ डे बाय डे। ओके, तो आई थिंक इतनी सारी बातें जो आपने इतनी आसान भाषा में बताया हमें, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जो मुझे लगता है कि हर किसी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप यंग होंगे और जब आपने पढ़ाई की होगी अपनी मेडिकल की, जब आप स्पेशलाइजेशन में अपने होंगे, तो उस वक्त ऐसा था कि लड़कियों को आप कहते थे तुम्हें पता है मैं दिल का डॉक्टर हूँ? मतलब ऐसा होता था कि अरे आप तो दिल के डॉक्टर हैं, आप तो दिल का इलाज अच्छे से कर देंगे। कोई ऐसा करके आया कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे मेरा दिल जो है वो बैठ गया है। विशाल, दिल के डॉक्टर से सब भाग जाते हैं। ये बात भी उन्हें सारी बातें पता होती है। अच्छा, एनीवेज जोक्स अपार्ट, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि What are the 3 habits that you would recommend कि ये 3 हैबिट्स को जरूर फॉलो करें for a healthy life, for a healthy heart and for living long? एक स्पोर्ट्स को अपने जीवन में जरूर पकड़ के रखिए। ओके जी। कोशिश करिए पैक्ड सामान, पैक्ड दूध, पैक्ड पानी को कम से कम, मतलब मजबूरी में तो आदमी को पीना ही पड़े, बट उसे जितना अवॉइड कर सके वो आपके लिए बेहतर है जी। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इस हेक्टिक और स्ट्रेसफुल लाइफ में कोशिश करें कि अपने इनर पीस और मेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखें, बिकॉज मेंटल हेल्थ
हार्ट से भी बड़ा एक इशू है आज के डेट में। राइट, सो ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जितनी भी बातें हमने की वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी आपके दिल से जुड़े सवाल थे, जो आपको लगता था कि यार इसका आंसर हमें कौन देगा, तो आई थिंक आज सर ने बहुत ही अच्छे से इसका आंसर दिया। सर एक चीज़ और है, मैं चाहूँगा कि जो लोग भी देख रहे हैं, अगर वो आपसे मिलना चाहें तो वो कैसे मिल सकते हैं, आपसे कहाँ मिल सकते हैं, जो आपका हॉस्पिटल है वो कहाँ है, उसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करके हमें बताएं तो। थैंक यू सो मच विशाल। मेरा हॉस्पिटल है इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल, वो है भोजूबीर पंचकोशी रोड पे वाराणसी के अंदर। 24/7 सर्विस अवेलेबल है, चाहे ओपन हार्ट सर्विस हो, चाहे गैस्ट्रो हो, चाहे नेफ्रो हो। हम सभी डॉक्टर्स ने मिलके एक अच्छी टीम बनाई है जो मिलके किसी पेशेंट के लिए क्रिटिकल केयर से सर्विस से लेके, क्योंकि इमरजेंसी सर्विस इज अ हार्ट ऑफ एनी हॉस्पिटल एंड वी हैव tried to make a very good critical care service in this hospital, क्योंकि पेशेंट आज के डेट में कहीं भी परेशान हो तो उसको यही नहीं समझ में आता कि रात में दिन में मैं जाऊं कहाँ अगर मुझे तकलीफ हो। उसे ओपीडी की आदत है, लेकिन मुझे सिखाना पड़ता है पेशेंट्स को यहाँ पे कि अगर आपको लगता है कि कोई भी तकलीफ है तो आप ओपीडी में ना बैठो, आपको इमरजेंसी में जाओ, वहाँ डॉक्टर्स आएंगे और स्पेशलिस्ट भी आएंगे और आपको देखेंगे, आप घबराइए मत। जी, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। आपसे बात करके सीरियसली बहुत मज़ा आया, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने भी अपने एक बहुत ही खास दोस्त, छोटा भाई जो भी कह लूँ, उसको खोया है बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट से जुड़ी ऐसी बहुत सारी जब हम चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया पर तो खुद से भी एक डर लगता है। बट आपने आज बहुत सारे जो डाउट्स हैं, बहुत सारे जो मन में सवाल थे उसे क्लियर किया, सो तहे दिल से आपका शुक्रिया एक बार फिर से। बाकी मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर टैग करिएगा या फिर उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिन्हें आप सच में बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो अपने दिल का बेहतर ख्याल रखें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। हम लोग फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में अगले मेहमान के साथ, जिनके साथ ढेर सारी बातें करेंगे एंड बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। बाकी लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, भूलना मत।